So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 7 और हमारा जो लेक्चर रहेगा वो MCQ बेस्ड रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे MCQ ऑन इंडियन जियोग्राफी। जितनी भी इंडियन जियोग्राफी के ऊपर है ये वाली लेक्चर सीरीज आपके साथ चल रही है, तो ये वाले MCQs आपके साथ हम डिस्कस करेंगे ऑन इंडियन जियोग्राफी। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि ये वाला वीडियो लेक्चर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज 61 एंड फर्स्ट ऑफ दिस सेशन। हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इज, मतलब जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है खरीफ क्रॉप का वो इंडिया में कौन सा होता है। आपको पता है हमारे पास रबी क्रॉप होती है, उसके बाद खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है, याद रखेंगे, और जायद क्रॉप होती है, ठीक है जी। ये तीन क्रॉप्स होती हैं और भी काफी सारी होती है, मतलब ये आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्या ये जनवरी मार्च में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, फरवरी अप्रैल में करते हैं, सितंबर अक्टूबर में करते हैं, या नवंबर जनवरी में करते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सितंबर और अक्टूबर के मंथ में हम क्या करते हैं, जो हमारी खरीफ क्रॉप होती है उसको क्या करते हैं, हम हार्वेस्ट करते हैं। सो क्रॉप दैट आर सोन ड्यूरिंग, ये कब सोन की जाती है, जब हमारे पास साउथ वेस्ट मॉनसून आता है उस टाइम पे ये हार्वेस्ट की क्रॉप लगाई जाती है। इनको हम रबी खरीफ क्रॉप कहते हैं और इनको कभी कभी हम मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं, याद रखेंगे, मॉनसून क्रॉप भी इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। सो दिस क्रॉप सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन अराउंड मई, एंडिंग मई और अर्ली जून में इसको इसका सोइंग पीरियड है, और हार्वेस्ट इसका जो है सितंबर और अक्टूबर है, ये याद रखना है। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो कब ये हार्वेस्ट की जाती है, सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी ऑन क्रॉप काजेस पॉल्यूशन ऑफ, जब हम क्रॉप के ऊपर डीडीटी को स्प्रे करते हैं, ठीक है जी, याद रखें डीडीटी को स्प्रे करते हैं। कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है डीडीटी स्टैंड फॉर, डीडीटी स्टैंड किसके लिए करता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये याद होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसको बोलते हैं। तो ये कौन सा पॉल्यूशन करता है जब हम इसको क्रॉप के ऊपर डालते हैं, एयर एंड साइल पॉल्यूशन करेगा, क्रॉप एंड एयर पॉल्यूशन करेगा, साइल एंड वाटर पॉल्यूशन करेगा, या एयर एंड वाटर पॉल्यूशन करेगा। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जब हम डीटीटी किसी भी क्रॉप के ऊपर छिड़केंगे तो वो साइल और वाटर पॉल्यूशन करेगा। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज द इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट। इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट एक ऐसा रीजन है जिसको हम कहते हैं, आपको वो बताना है कि इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट जो है वो कौन सा है। सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, वेस्टर्न हिमालयन से, सेंट्रल हिमालयन है, वेस्टर्न घाट है, या ईस्टर्न घाट है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। हमारे जितने भी वेस्टर्न घाट हैं वो क्या है, रीजन जो इंडिया में, उनको हम नाउ क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहते हैं। सो वेस्टर्न घाट इज अ माउंटेन रेंज जो कि पैरेलली रन करती है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पैरेलली रन करती है ऑफ द पेनिनसुला लोकेटेड इंटायरली इन इंडिया। तो इसको यूनिटेज हेरिसाइट भी मानते हैं, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी ये आता है। सो एंड इज वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड में इसको माना जाता है। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब स्क्रॉल करते हैं नीचे, नीचे वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 64 एंड 4 ऑफ दिस सेशन। सो क्वेश्चन रहेगा, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग, जो सबसे ज्यादा कम ग्लोबल वार्मिंग करती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब मीन एवरेज टेम्परेचर होता है, मीन टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउसेस गैसेस की वजह से, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी काफी सारी गैसेस है।
तो उसकी वजह से ये बढ़ जाता है। सो लीस्ट सोर्स क्या, कोल है, सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग करता है, जियोथर्मल हो गया, नेचुरल गैस हो गया या पेट्रोलियम हो गया। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे लीस्ट जो पॉल्यूशन करेगा, लीस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट दैट काज लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, तो वो कौन सा हमारा, ऑप्शन बी, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। सो जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द अर्थ, सो इट इज द क्लीन होती है, सस्टेनेबल होती है, तो ये हमारी जो होती है लीस्ट सोर्स होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द कंस्टलेशन, एक कंस्टलेशन है जिसका नाम क्या, सप्ताऋषि, याद रखेंगे, एक कंस्टलेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, सप्ताऋषि कहते हैं। इज नोन टू द वेस्टर्नर्स, उसको क्या कहा जाता है, क्या उसको सेवन मॉन्क कहा जाता है, अल्फा सेंचुरी कहा जाता है, ग्रेट बियर कहा जाता है या स्मॉल बियर कहा जाता है। सो ये जो कंस्टलेशन होती है सप्तऋषि को क्या कहा जाता है, ग्रेट बियर कहा जाता है, याद रखेंगे। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। द कंस्टलेशन सप्तऋषि इज नोन टू द वेस्टर्नर इज नोन एज ग्रेट बियर, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड, मतलब जो प्लांट और एनिमल का जो रिलेशन होता है अपनी सराउंडिंग के साथ, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन बी इथ्रोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी जीनोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन जी आइकोनोलॉजी कहते हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इकोलॉजी। हम कहेंगे किसको, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल इन प्लांट टू देयर सराउंडिंग, उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे। याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं, सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट जो फेल्ट हुआ है मोस्ट इन केस ऑफ, किस में हुआ, व्हीट में हुआ है, राइस में हुआ है, पल्सिस में हुआ है या ऑयल सीड में हुआ है। ठीक है जी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट जो हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो किस पे हुआ, व्हीट प्रोडक्शन के ऊपर रहा है। याद रखेंगे किसके ऊपर, व्हीट प्रोडक्शन के ऊपर रहा है। सो green revolution impact is mostly felt on the wheat. So green revolution in India is referred to as a period when agriculture in India improved, जब agriculture इंडिया में क्या हुआ था, improve हुआ था, उसको लिए हम इसको मानते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। A broad low embankment built up along the bank of the river, along the bank of a river channel during flood, उसको हम क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो क्या उसको डेल्टा कहते हैं, लीवीज कहते हैं, फ्लड प्लेन कहते हैं या ड्यून्स कहते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज लीवीज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज एन एम्बैंकमेंट बिल्ट टू प्रिवेंट द ओवरफ्लो ऑफ रिवर, ओवरफ्लो ऑफ वाटर, और रिवर हम कहते हैं। So it is a ridge of sediment deposit naturally alongside a river by overflowing water. तो ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू, जो टाइड होती हैं सी के ऊपर, वो प्राइमरली किस वजह से होती हैं, मतलब जो टाइड्स होती हैं, लहरें, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑन अर्थ की वजह से होती हैं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ वीनस ऑन अर्थ की वजह से होती हैं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑफ मार्स ऑन द अर्थ होती हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ सरफेस की वजह से होती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइड्स हैं ये किसकी वजह से होती हैं, क्यों होती हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी रहेगा हमारा इसका आंसर, दैट इज ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ। जब ग्रेविटेशनल इफेक्ट मून का अर्थ के ऊपर पड़ता है, उसकी वजह से ये समुद्र में जो लहरें हैं ये निकलती हैं, तरंगे आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा इस सेशन का। व्हाट प्रोसेस
टेक प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ द वाटर। ठीक है जी, कौन सा एक ऐसा स्टेज होता है, क्या उसको हम वैली वाइडनिंग कहते हैं, रिवर रिजुविनेटिंग कहते हैं, वैली डीपनिंग कहते हैं, या मेनेंडरिंग कहते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वैली डीपनिंग जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर, दैट इज वैली डीपनिंग कहते हैं। अ वैली फॉर्म्ड बाय द फ्लोइंग वाटर इज यूजुअली वी शेप होती है, ये याद रखेंगे। सो द एग्जैक्ट शेप विल बी डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेम फ्लोइंग थ्रू इट, जो भी स्ट्रीम उसके ऊपर फ्लो हो रही है उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। ठीक है जी, ये 10 क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो लेक्चर 7 में। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके 10 आउट ऑफ 10 में से कितने स्कोर हैं, और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, जेकेएसएसबी हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, जो भी है वो सारी इसके ऊपर हो रही है। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।